Welcome everyone. My name is Santosh Rastogi, and I'm just going to deliver a presentation on Google setting and time management. Though I have delivered this presentation in various schools and colleges, and now I would like to release this presentation, which is purposefully and solidly curated by me, so that everyone can learn, and this will be the value creation from my side to the society that we live in. So welcome everyone. मेरा नाम संतोष रस्तोगी है और मैं गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन डिलीवर करूंगा। ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड है प्रेजेंटेशन, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गोल सेटिंग करते हैं और टाइम मैनेज कैसे करते हैं। अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि गोल सेटिंग नहीं कर पाते हैं और टाइम में भी मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो टाइम है, टाइम बेसिकली एक करेंसी है एंड यू शुड स्पेंड वाइजली। दिस इज दैट। सो प्रेजेंटेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। सो जो हमारा कंटेंट है बेसिकली, वो बेसिकली है आपको समझाने के लिए है, और जो हमारा जो कंटेंट है पर्पसफुली डिजाइंड है, जिसमें कि आप सीखते हैं कि हमें क्यों करनी चाहिए गोल सेटिंग, दैट इज व्हाई वी शुड डू दिस गोल सेटिंग एंड व्हाई वी शुड मैनेज द टाइम एंड सिमिलर इज व्हाट, ठीक है, व्हाट आर द टूल्स एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड हाउ वी विल मैनेज द टाइम। सो कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी कंटेंट या कुछ भी चीज आप सीखते हैं, तो ये मेरे तरफ से एक आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ना ये सीक्वेंस को फॉलो करें। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना वाई को बिल्ड करें, सबसे पहला चीज, बिकॉज वाई आपको पर्पस देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्हाट। व्हाट आपको कंटेंट देगा कि क्या करना है, ठीक है। और हाउ आपको रास्ता बताएगा कि कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो क्यों, क्या और कैसे आपको समझना है, तो हमेशा आपको ये चीज जानना है वाई टू डू। इफ यू आर अंडरटेकिंग एनी टास्क, अगर आप कोई भी टास्क करना चाह रहे हैं या कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर लॉन्ग रन में टिकना है उस पे और उस टास्क को कंप्लीट करना है सक्सेसफुली, एंड यू हैव टू बी द नंबर वन और यूनिक, ठीक है। नंबर वन या यूनिक बनना है तो आपको हमेशा ये तीन सीक्वेंस फॉलो करनी होगी, जिसमें कि पहला चीज है कि आप क्यों करना चाहते हैं वो काम, फिर है क्या करेंगे, फिर है कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये एक ऐसा कोई लोकलाइज्ड रिसोर्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस या कोई पर्टिकुलर फील्ड या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम आएगा। ये हर जगह काम आएगी, ये एक प्रिंसिपल रिलेटेड चीजें हैं। सो नेक्स्ट आते हैं। आपको हमेशा ये चीज जानना है कि वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड डू थिंग्स ऑथेंटिकली, ठीक है। आपको हमेशा एक ऑथेंटिसिटी फॉलो करनी है, ठीक है। यू कैन नॉट डिसाइड ऑन योर सेल्फ व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, ठीक है। इट हैज टू बी सम स्टैंडर्ड, देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको अगर नॉर्मल रहना है और नॉर्मल से बियॉन्ड जाना है, तो आपको ऑथेंटिसिटी को फॉलो करना होगा। तो आपको हमेशा जानना है कि ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में हमेशा आपसे अपने आप से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो उसका रास्ता क्या है, ऑथेंटिकली होनी चाहिए, एक ब्रांड होनी चाहिए, एक एक एसओपीज होनी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी को फॉलो करती है। फिर मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताऊंगा कि क्लैरिटी क्या होता है। अगर मैं क्लैरिटी की बात करूं, तो क्लैरिटी बेसिकली तीन क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप ये तीन क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं, तो इसका मतलब आपको आपके गोल के रिगार्डिंग क्लैरिटी है, या आप अपने किसी भी टास्क जो आपने अंडरटेक किया है, या फिर आप जो कोई भी काम जो आपने लिया है जिसको आप करना चाहते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी है कि नहीं, ये बेसिकली तीन क्वेश्चन से आपको पता चलता है। तो पहला है वेयर आर यू नाउ, ठीक है। आप अभी कहाँ पर हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और आप कैसे जाएंगे, हाउ विल यू। सो बेसिकली अगर ये तीन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके पास, तो इसका मतलब आपको अपने गोल या अपने टास्क या अपने किसी भी काम के रिलेटेड क्लैरिटी है, ठीक है। सो इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली जितने भी जॉब्स होते हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, बेसिकली तीन कैटेगरी के जॉब्स होते हैं। पहला होता है वैल्यू बेस्ड जॉब्स, दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड जॉब्स, एंड तीसरा होता है स्किल बेस्ड। तो सबसे अगर लोएस्ट लेवल पे रैंक करेंगे, तो आपको जो सबसे अंडरपेड, और अंडरपेड नहीं बोल सकते, बेसिकली जो सबसे लोएस्ट स्केल पे आती है, वो आती है स्किल बेस्ड जॉब। स्किल बेस्ड जॉब की आपको, जैसे कि ड्राइविंग की जॉब, ठीक है, आपको कोई भी रिपीटेबल जॉब्स आप देख लें, वो सारे स्किल बेस्ड जॉब्स होते हैं, जिसमें कि मैन पावर यूज होता है, मैन पावर के स्किल्स यूज होते हैं। बट जो स्किल बेस्ड जॉब होती है, वो बेसिकली लो पेड होती है, ठीक है, अमंग द रैंक ऑफ दीज, ठीक है। सो नेक्स्ट है नॉलेज बेस्ड जॉब्स, जैसे कि टीचिंग की जॉब्स हो गई, ठीक है, आपको कोचिंग की जॉब्स, तो ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड जॉब्स है, ये आपको सेकंड आती है, ठीक है।
तो टॉप 3 पेड जॉब्स में अगर हम देखेंगे तो स्किल जो होती है सबसे लो पेड जॉब्स होती है अमंग दीज 3 रैंक, ठीक है? एंड नेक्स्ट है नॉलेज बेस्ड जॉब जो कि सेकंड नंबर पे आती है, फिर होती है वैल्यू बेस्ड जॉब्स। तो सबसे हाईली पेड जो जॉब्स है पूरे सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में, वो है वैल्यू बेस्ड जॉब्स। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको अब समझना होगा कि वैल्यू बेस्ड जॉब्स क्या होती है, वैल्यू बेस्ड जॉब्स आप कैसे पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। सो इसके आगे देखेंगे लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या होती है। मैं लीडरशिप क्वालिटीज, मैं वैल्यू बेस्ड जॉब्स, मैं जॉब्स की क्राइटेरिया, मैं क्लैरिटी, ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि गोल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। दीज आर द बेसिक क्वालिटीज, बेसिक दीज आर द बेसिक स्किल्स, और यू कैन से दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज दैट इज रिक्वायर्ड टू सेट योर गोल, ठीक है? तो लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटीज में अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहला है प्योरिटी। अगर मैं प्योरिटी की बात करूं कि आप अपने इंटेंशंस में, आप अपने सोच में कितना प्योर है, ठीक है? आप अपने गोल को रिलेटेड कितना प्योर है, ठीक है? मतलब उसमें प्योरिटी का बेसिकली हम अगर देखेंगे तो प्योरिटी इज लाइक, हम जो बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भी बोलते हैं प्योरिटी इज फोर्स, ठीक है? अगर आप प्योर हैं, आप अपने इंटेंशन में बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप अपने इंटेंशन से बहुत ही ज्यादा आइडियल हैं, तो आप उस गोल को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है वाइज। तो वाइज भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। तीसरा है विजनरी। चौथा है क्रिएट सक्सेस। पांचवा है ट्रांसपेरेंट। छठवां है ट्रस्टवर्दी। सातवां है रोल मॉडल। आठवां है स्पिरिचुअल। नाइन्थ है पंक्चुअल। टेंथ है एम्पैथेटिक। 11th है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक क्या होता है? बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं। ये एक लीडर का बहुत बड़ा क्वालिटी। तो लीडर को प्योर होना चाहिए, ठीक है? लीडर लीडर शुड नॉट बी लाइक वो उसके दिल में कुछ छल कपट है, या फिर कुछ वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए, वाइज होना चाहिए, ठीक है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइज एंड क्लेवर, ठीक है? क्लेवर जो होता है वो अपने बारे में सोचता है, वाइज जो होता है वो सबके बारे में सोचता है, ठीक है? विजनरी। तो आदमी को लीडर लीडर को विजनरी भी होना चाहिए। लीडर को हमेशा सक्सेशन के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं नहीं नहीं रहूंगा तो हु विल डू दिस टास्क, ठीक है? बिकॉज anyone who is a leader has got its limitation, ठीक है? फिर है फिफ्थ, लीडर शुड बी ट्रांसपेरेंट, ही कैनॉट बी पार्शियल। लीडर शुड बी ट्रस्टवर्दी, everyone should trust the leader. Leader should be a role model. Leader should be spiritual, spiritual in the sense कि he should be having some absolute perception, ठीक है? absolute perception होना चाहिए उनके पास। पंक्चुअल, नाइन्थ में पंक्चुअल है इन द सेंस लीडर शुड बी वेरी मच पंक्चुअल अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पीपल। 10th, leaders should be empathetic. It means they should be having some gratitude feeling towards people. Leaders should have the walk the talk. Then leaders should be patience. Leaders should have patience. 13th है leaders should be supportive. 14th है leaders should be emotional. ठीक है? Leaders should have emotions. ठीक है? तो इसमें से अगर मैं देखूंगा तो आपको बेसिकली जितने भी जॉब्स होते हैं बेसिकली इसी क्राइटेरिया पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप देखेंगे जो प्योरिटी है वो एक वैल्यू है, ठीक है? लीडर के अंदर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? वाइज है वैल्यू प्लस स्किल है, ठीक है? तो वाइज होने के लिए आपको वैल्यू भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। लीडर पर्सन कैन नॉट बी जस्ट वाइज, ठीक है? तो थर्ड विजनरी। विजनरी क्या है? नॉलेज है और वैल्यू। इसमें नॉलेज भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। सक्सेशन क्या है? ये है वैल्यू। सक्सेशन, आपके पास नॉलेज है फिर भी आप सोचेंगे नहीं उसके बारे में, ठीक है? तो क्रिएटिंग सक्सेशन इज लाइक अ वैल्यू, यू शुड हैव द वैल्यू। फिर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इज ऑल्सो अ वैल्यू। ट्रस्टवर्दी, इट्स ऑल्सो अ वैल्यू। रोल मॉडल क्या है? स्किल प्लस वैल्यू। स्पिरिचुअल क्या है? वैल्यू है। पंक्चुअल क्या है? वैल्यू। एम्पैथेटिक क्या है? वैल्यू। वॉक द टॉक, अगेन वैल्यू। पेशेंस, वैल्यू। सपोर्टिव क्या है? ये भी वैल्यू है। और इमोशंस क्या है? ये भी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर। सो बेसिकली अ लीडर शुड हैव दीज वैल्यूज, ठीक है? तो वैल्यूज आप देख सकते हैं हर जगह वैल्यूज, ठीक है? कहीं स्किल और नॉलेज भी आता है बट मोस्टली आप देखेंगे ये सारा वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं इसमें कि लीडर पोजेस दिस 14 क्वालिटीज, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड अ लीडर चूज इन द टाइम ऑफ क्राइसिस? ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। तो अगर लीडर के जिंदगी में क्राइसिस आती है तो क्राइसिस ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों की जिंदगी में आती है या फिर मिडिल क्लास वाले की जिंदगी में आती है या फिर रिच क्लास की आती है।
लीडर की जिंदगी में भी क्राइसिस आ सकती है। लीडर कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर क्राइसिस आती है तो लीडर को क्या चूज करना चाहिए? तो अगर मैं पूछता हूँ कैरेक्टर वर्सेस विजन, तो कैरेक्टर वर्सेस विजन में कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो ऑफ कोर्स ही बात है कैरेक्टर। अ लीडर कैन शेड, अ लीडर कैन डिसरिगार्ड विजन, ठीक है। तो अ लीडर should always choose character, ठीक है। If there is a crisis where the leader has to choose between character and vision, I think, and it's not I think, it's basically the absolute perception that is told that a leader should choose character। फिर है कैरेक्टर वर्सेस क्रेडेंशियल। तो लीडर को हमेशा कैरेक्टर चूज करना चाहिए देन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। क्रेडेंशियल्स बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स जैसे कि मैं क्या ओन करता हूँ, आप क्या ओन करते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं कैसा बिहेव करता हूँ इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट विक्ट्री वर्सेस पब्लिक ग्लोरी। तो लीडर शुड ऑलवेज चूज प्राइवेट विक्ट्री, ठीक है। तो प्राइवेट विक्ट्री लोग बेसिकली क्या है, पब्लिक ग्लोरी चाहते हैं। सभी को चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स हो, सभी को चाहते हैं कि उनके बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, बहुत सारा पैसा हो, बट प्राइवेट विक्ट्री उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। तो प्राइवेट विक्ट्री कोई नहीं चाहता। तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस कि जो लेफ्ट साइड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देखने में लगता है कि विजन, क्रेडेंशियल्स एंड पब्लिक ग्लोरी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आपको समझना है कि पब्लिक ग्लोरी अगर आपको पाना है तो प्राइवेट विक्ट्री जरूर क्रिएट करें, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू आस्क टू ऑल ऑफ माय ऑडियंस कि इफ आई आस्क यू टू क्वेश्चंस, डूइंग राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइट, तो इसमें से कौन सा सही है, आप क्या चूज करेंगे? सो इफ आई वोट फॉर दिस, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ। डूइंग राइट थिंग्स का मतलब है सही चीजें करना या चीजों को सही ढंग से करना। तो कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? तो अधिकतर लोग जो चूज करते हैं वो है डूइंग थिंग्स राइट, ठीक है। बट आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज अ स्लाइट चेंज। सबसे जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डूइंग राइट थिंग्स। वी शुड ऑलवेज चूज राइट थिंग्स, ठीक है। डूइंग थिंग्स राइट, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए अगर एक असेंबली लाइन है, एक असेंबली लाइन में कार का सपोज बम्पर ठीक करना है, ठीक है। तो मान लो आगे का बम्पर मैं पीछे लगा लेता हूँ, पीछे का बम्पर मैं आगे लगा लेता हूँ, लेकिन बहुत फास्ट करता हूँ। मतलब ये काम करने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, बट मैंने गलत तरीके से कर दिया। मतलब कि मेरा तरीका सही है बम्पर लगाना, बट मैंने डायरेक्शन गलत कर दिया। तो इसमें क्या है, डूइंग थिंग्स राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने चीजों को बहुत सही ढंग से किया, मैंने बम्पर बहुत अच्छे से फिट किया, लेकिन मैंने गलत जगह फिट कर। तो आपको समझना है हमेशा डूइंग राइट थिंग्स शुड बी चोजन, ठीक है, रादर डूइंग थिंग्स राइट। जैसे अगर आपको इसमें बताना चाहूँ, डायरेक्शन और डिसीजन होता है। तो आपका अगर डायरेक्शन सही होगा तो डिसीजन भी सही हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन हो सकता है गलत हो, लेकिन ग्रेजुअली यू विल लर्न। बट अगर आपका डायरेक्शन ही गलत है तो डिसीजन जितना भी सही हो जाए आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो गोल में पहुंचने के लिए दो चीज होता है, डायरेक्शन और डिसीजन, ठीक है, इतना याद रखना आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको मान लीजिए जाना है चंडीगढ़, बट आप बहुत अच्छे चलाते हैं गाड़ी, आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं, बट आप जा रहे हैं जयपुर की ओर, तो आप अपने गोल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको हमेशा समझना है कि डायरेक्शन होता है। तो डूइंग राइट थिंग्स क्या है, ये डायरेक्शन। और डूइंग थिंग्स राइट क्या है, डूइंग राइट थिंग्स डायरेक्शन है, डूइंग थिंग्स राइट ये डिसीजन है, ठीक है। तो इट मे बी रॉन्ग, डूइंग थिंग्स राइट मे बी रॉन्ग सम टाइम, बट डूइंग राइट थिंग्स ऑलवेज बी चोइस, ठीक है। फिर मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं। गोल सेटिंग करने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल है जो कि है स्मार्ट फिलोसफी। स्मार्ट फिलोसफी में क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीव अटेनेबल या अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट या रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बेस्ड। क्लियर? सो आप देखेंगे इसमें कि स्पेसिफिक मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब आई वांट टू डू दिस बाय व्हेन, मतलब आई वांट टू डू दिस टास्क बाय एट दिस टाइम, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली आपका टास्क पता होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। आप स्पेसिफिक के केस में एग्जांपल बोलूंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये काम करूंगा या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, बट आपको ये बताना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पहले मैं 10th पास करूंगा, 12th पास करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, फिर मैं एमबीबीएस करूंगा। तो इस तरीके से आप उसको बताएंगे कि स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल मतलब यू शुड बी एबल टू मेजर इट। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि मैं चांद पे जाऊंगा बस, ठीक है। तो इट शुड बी मेजरेबल, ठीक है। अटेनेबल या अचीवेबल मतलब हम बोल सकते हैं कि गोल जो है आपका अचीवेबल है। जैसे आप अगर अभी 5 लाख के बिजनेस में है सपोज, आप एक बार में 5,000 करोड़ पे नहीं पहुंच सकते, आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी जानी है, ठीक है। तो आपको समझना है अचीवेबल बात बोल रही है, या अचीवेबल टास्क को अपना गोल बनाना है।
रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक कैसल इन द एयर बना रहे हैं, ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी बना रहे हैं। तो इट शुड बी रेलिवेंट और रियलिस्टिक। टी फॉर टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड मीन्स ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टी फॉर टाइम बेस्ड मतलब टाइम फैक्टर होना चाहिए उसमें। टाइम फैक्टर इन द सेंस कि आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कब तक अचीव करूंगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको टाइम पता होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में कब तक गोल अचीव करें, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोल का बेसिकली मतलब होता है आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, आपको क्या करना है बाय व्हेन। तो आप इसमें देख सकते हैं व्हाट और व्हेन आ रहा है, ठीक है। फिर है स्मार्ट फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया। स्मार्ट फ्रेमवर्क को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर है डायरेक्शन वर्सेस डिसीजन, आपको हमेशा समझना है, जैसे मैंने पहले में भी बताया आपको, डूइंग राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइट। तो डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, डिसीजन मे बी रॉन्ग होगा या सही होगा, इट डिपेंड्स, बट ग्रेजुअली यू विल कम टू राइट, ठीक है। अगर आप गलत 10 बार भी गलत करेंगे ना तो 11वीं बार आप सही जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्शन ही गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम है। फिर है एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी, तो आपको हमेशा प्रोडक्टिविटी चूज करनी है, एक्टिविटी चूज नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं लेकिन उस काम का प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो आपको समझना है यू विल ऑलवेज गेट पेड फॉर प्रोडक्टिविटी नॉट फॉर एक्टिविटी, ठीक है। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप जो काम करते हैं उससे सबको फायदा होता है। तो आपको समझना है कि इफेक्टिवनेस का आपको पैसा दिया जाता है, या इफेक्टिवनेस के लिए आप जाने जाते हैं, एफिशिएंसी के लिए आप नहीं जाने जाते, ठीक है। आप बहुत एफिशिएंट है मैथ्स के सवाल करने में, बट उससे किसी को फायदा नहीं है तो मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आप किसी भी काम को करने में अगर एफिशिएंट है तो साथ साथ आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, मतलब उसका जो वैल्यू क्रिएशन है वो प्रॉपरली शेयर होना चाहिए आपके स्टेक होल्डर्स में या आपके जो भी सराउंडेड लोग हैं, ठीक है। फिर प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रायोरिटी सेटिंग। की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटीज आपको समझना है, जो मेन फंडामेंटल है प्रायोरिटी का, कि आपको ऐसा नहीं कि आपको प्रायोरिटी को शेड्यूल करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपना शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करना, बल्कि आपको अपने प्रायोरिटीज को अच्छे से शेड्यूल करना, ठीक है। आपको एक चीज समझना है कि ये जो लॉजिक है बहुत ही यूनिक है। फिर है डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, तो आपको समझना है डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोल सेटिंग, 1 सेकेंड। गोल सेटिंग में सबसे पहला जो आता है वो है हमारा गोल। फिर आता है टास्क, एक्टिविटीज। तो आपको बेसिकली गोल जब भी आप बनाए तो आपको ये 3 चीज में डिवाइड करनी है। पहला तो है कि आपका गोल कुछ और होता है, कुछ लोग टास्क को ही गोल मान लेते हैं, ये गलत है। और जो गोल होता है उसको पहले आप अपने छोटे छोटे टास्क को बनाएं, ठीक है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। फिर टास्क को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करें, ठीक है। और फिर एक्टिविटीज का आप क्या करेंगे, आप डीलो बनाएंगे, ठीक है। प्रायोरिटाइज फ्रूटफुल एक्टिविटी बाय मेकिंग डीलो डे इन लाइफ। डीलो बनाने के लिए मैं कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा आपको, जैसे गूगल कैलेंडर है, रिमाइंडर्स है, ये बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, गूगल के भी हैं। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर मैं बेसिकली चूज करता हूँ उसको। और गूगल कैलेंडर काफी मतलब ये एफिशिएंट भी है, फ्री भी है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट भी हो जाता है। तो गोल बनाने का एक तरीका होता है, पहला होता है गोल को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें, फिर टास्क को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करें, और जो फ्रूटफुल एक्टिविटीज आपको लगते हैं उनका डीलो बनाएं आप, ठीक है। उनको आप अपने दिन के कैलेंडर में लगाएं कि किस टाइम पे आपको क्या करना है, ठीक है। सो इसके बाद देखेंगे जो हमारा प्रायोरिटी है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम सबके पास सेम ही होता है, ठीक है। रतन टाटा के पास भी 8 घंटे ही है, ठीक है, 10 घंटे ही या 24 घंटे ही वो काम करते होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको भी उतने ही घंटे मिलते हैं। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने प्रायोरिटी को सेट करके, ठीक है। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट वर्ड कुछ होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टाइम तो फिक्स है ना, आप क्या मैनेज करेंगे उसमें। हाँ, आपको प्रायोरिटी मैनेज करनी है कि किस टास्क को कितना टाइम दिया जाए, किस टास्क को कब करना है, किस टास्क को अभी करना है, किस टास्क को बाद में करना है, किस टास्क को आप दूसरे से करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो बेसिकली आपको इसमें समझना है 2 पैरामीटर है, वैल्यू वर्सेस क्रिटिकल। वैल्यू मतलब या तो वो टास्क आपका टाइम एफर्ट मनी बचा रहा हो या आपको कमा के दे रहा हो। क्रिटिकल मतलब नेचर ऑफ टास्क, टास्क क्या है, टास्क का नेचर क्या है, कितना क्रिटिकल है, कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन पावर का, ठीक है, या फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड है टास्क या कितना सिंपल है, तो क्रिटिकलिटी। तो अगर हम देखेंगे तो जो सबसे लो क्रिटिकल एंड लो वैल्यू वाले टास्क,
जैसे कि फेसबुक करना, ठीक है, सोशल मीडिया, गॉसिपिंग, ठीक है, लो वैल्यू और लो क्रिटिकल, उसको आप डिलीट करिए अपने कैलेंडर से पहले। वो ऐसे एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, वो ऐसे एक्टिविटीज को बिल्कुल नहीं करनी जो कि आपको लो वैल्यू दे रहा है या फिर बहुत ही लो क्रिटिकल क्रिटिकल टास्क, ठीक है, लो क्रिटिकल। फिर है हाई वैल्यू है लेकिन लो क्रिटिकलिटी है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है करने की, तो आप वैसे टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। हाई वैल्यू है बट लो क्रिटिकलिटी, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टास्क, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर और बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो आप उस टास्क को दूसरे से करवा लें। फिर है लो वैल्यू एंड हाई क्रिटिकल, अगर कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लो वैल्यू, तो आप उस काम को डिफर कर सकते हैं बिकॉज वो लो वैल्यू, इसलिए, ठीक है। हाई क्रिटिकलिटी है तो आप भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। फिर आता है हाई वैल्यू एंड हाई क्रिटिकलिटी, तो अगर बहुत ज्यादा वैल्यू और हाई क्रिटिकलिटी भी है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क, तो आप खुद से करिए। तो ये बेसिकली 4D बकेट होता है जिसमें बोलते हैं डू नाउ, डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट। तो ये 4 प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एक्टिविटीज को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे। फिर आता है, एक है आइजनहावर मैट्रिक्स, आप ये दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जितने भी मैट्रिसेस आए हैं ना, ये सारे भगवत गीता से आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट मैट्रिक्स होता है इसमें। इंपॉर्टेंट, अगर आपका काम नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट में आता है तो वैसे उसको, उस टास्क को बोलते हैं टाइम वेस्टर, वो टास्क आपका बेसिकली टाइम वेस्ट करेगा। फिर है नॉट इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको लगता है वो अर्जेंट है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, ठीक है। वो आपके किसी भी गोल में फुलफिलमेंट नहीं देता या फिर किसी भी गोल को फुलफिल करने में वो मदद नहीं करता, तो वैसे टास्क, वो चीज डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको टाइम वेस्टर और डिस्ट्रैक्शन को पकड़ना है अपने एक्टिविटीज में और उनको हटाना है। फिर है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को बोलते हैं फायर फाइटिंग, इसको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चाहिए ताकि आप इसमें न फंसे। तो जनरली मैं बताना चाहूंगा अधिकतर लोग फायर फाइटिंग में फंसे होते हैं, जितने भी एसएमईज एमएसएमईज के ओनर्स हैं वो लोग फायर फाइटिंग में फंसे होते हैं और अपना टाइम नहीं बचा पाते। फिर है इंपॉर्टेंट है नॉट अर्जेंट है, तो ये काम को आपको करना है, इस पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करना है बट वो अर्जेंट नहीं होना चाहिए। तो आप उस पर अगर फोकस करेंगे तो ये आप कभी फायर फाइटिंग में नहीं आएंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट, अगर आप सारे टास्क को अगर आप इंपॉर्टेंट में शेड्यूल करें और उसको प्रॉपरली टाइम से कर लें तो वो कोई भी काम आपका अर्जेंट ब्रैकेट में कभी नहीं जाएगा। तो आपको फायर फाइटिंग में नहीं जाना। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि फोकस आपको किस पे करना, फोकस हमेशा इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट मैट्रिक्स पे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। फिर है हाउ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, तो लीडरशिप क्वालिटीज आप कैसे डेवलप करेंगे। जैसे अगर आप एक लीडर बन गए, आपको पता है कि क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपके गोल के रिगार्डिंग पता लग गया, आप एक, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भी है, आपने प्रॉपरली 4D बकेट भी फॉलो किया, आइजनहावर मैट्रिक्स भी फॉलो किया। अब है, आप डेवलप कैसे करेंगे। तो आपको समझना है कि आपको हमेशा स्क्रिप्चर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता। भगवत गीता इन द सेंस कि आपको एब्सोल्यूट परसेप्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी परसेप्शन क्या है, ठीक है। आपका अगर परसेप्शन एब्सोल्यूट नहीं है तो आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसेंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। फिर है, आपको बेसिकली स्क्रिप्चर से क्या मिलता है, मिलता है आपको नॉलेज, प्रिंसिपल मिलता है कि आप कैसे, क्या, किस, मतलब डिसीजन कैसे लें। अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप डूइंग राइट थिंग्स तो कर लेंगे बट डूइंग थिंग्स राइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर है वैल्यू, आपको वैल्यू सिखाती हैं स्क्रिप्चर्स। इंटेग्रिटी आपको देती है, ठीक है, आप अपने वर्ड्स पे रहते हैं। फिर है कैरेक्टर, आपको एक अच्छे कैरेक्टर देते हैं। फिर है मोरालिटी, आपको मॉरल बनाती है। फिर है आपको गाइड करती है डिफिकल्ट सिचुएशंस में। फिर है जो मिथ है भगवत गीता के ऊपर, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मिथ सबसे बड़ा ये है कि ये एक रिलीजियस बुक है। भगवत गीता इज नॉट एट ऑल अ रिलीजियस बुक, इट इज नॉट एट ऑल अ पॉलिटिकल बुक। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल बुक, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल अ पॉलिटिकल बुक। फिर है जो फैक्ट्स है, ठीक है, ये मिथ है भगवत गीता के ऊपर। ये फैक्ट्स क्या है, एफएक्यूज, आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताती है, ठीक है, आपको एफएक्यूज, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स है उनके, उनको सॉल्व करती है। आपको एक सक्सेस मैनुअल देती है। आप जैसे आप एक मशीन खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है, आप अगर एक मोबाइल खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है। लेकिन आप भी तो एक मशीन है, आपके अंदर भी तो सारे सिस्टम्स हैं, छोटे छोटे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये सारे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम से आप बने हुए हैं, एक पूरा सिस्टम। तो आपका भी तो एक सक्सेस मैनुअल होगा। तो बेसिकली आपको कैसे सोचना है उसके बारे में ये बताती है फैक्ट्स। फिर है, आपको एक नया एक पैरामीटर देती है, नया एक पैराडाइम, नया एक नजरिया देती है, ठीक है। फिर आपको एक सक्सेसफुल लीडरशिप की क्वालिटीज प्रदान करती है।
फिर है आपको मोटिवेट करके रखती है, ठीक है। फिर है ये एक मैनुअल ऑफ लाइफ, ठीक है, तो आपको मैनुअल प्रदान करती है, ठीक है। इसके साथ साथ देख सकते हैं साइंस ऑफ भगवत गीता क्या है। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों में ये सिखाया जाता है भगवत गीता। तो साइंस ऑफ भगवत गीता क्या है, ये आपको टाइमलेस विजडम देती है, समय के परे, मतलब आपको टाइमलेस विजडम बताती है कि आप अपने टाइम के अनुसार आप कैसे वाइज रह पाए, ठीक है, आप करेक्ट डिसीजन कैसे ले पाए। फिर आप प्रिंसिपल्स, आपको प्रिंसिपल्स की बातें करती है, प्रिंसिपल्स आपको बताती है, ठीक है। तो हमेशा आपको इतना चीज याद रखना है, आप अगर वर्ल्ड में कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, एक वर्ल्ड लेवल की ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, एक वर्ल्ड लेवल का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, एक वर्ल्ड लेवल का अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको प्रिंसिपल, आपको ग्लोबल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिर है एब्सोल्यूट नॉलेज आपको देती है। तो साइंस ऑफ भगवत गीता क्या है, एब्सोल्यूट नॉलेज। व्हाट इज एब्सोल्यूट नॉलेज, जिसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो एब्सोल्यूट नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज भी बोला जाता है, जो कि फंक्शन नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। तो हमने पढ़ा है वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपको समझना होगा कि एब्सोल्यूट नॉलेज जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और ये फंक्शन नहीं है टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। बाकी दुनिया में जितने भी एजुकेशन, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एजुकेशन, जितने भी सोसाइटी हैं, उनकी जितने भी नॉलेजेस है ना, वो इस पैरामीटर पे सॉरी फॉर द सेकंड्स, I'll again share the screen. सो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है, वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है जो कि फंक्शन नहीं है टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस का। फिर है रिलेटिव नॉलेज क्या, एब्सोल्यूट नॉलेज के जस्ट उल्टा रिलेटिव नॉलेज। रिलेटिव नॉलेज क्या है, ये फंक्शन है टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस। तो आप जितने भी चीजें सीखते हैं अपने स्कूल, कॉलेजेस, और जितने भी चीजें सीखते हैं आप यूनिवर्सिटीज में या फिर एनी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो सारे रिलेटिव नॉलेज है। तो रिलेटिव नॉलेज क्या, वो चेंज हो जाता है, वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बट एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होता। तो आप अगर एब्सोल्यूट नॉलेज को पकड़ के चलेंगे, जो कि हर जगह वैलिड है, हर केस में वैलिड है, ठीक है, तो आपको वो चीज गाइड करेगा डिसीजन लेने में, आपको डायरेक्शन प्रदान करेगा। तो बाद बाकी आप छोटी छोटी चीजें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर है टैलेंट वर्सेस एटीट्यूड में डिफरेंस। जैसे जो कर्ण था उसके पास बहुत टैलेंटेड था, वो अर्जुन से भी ज्यादा टैलेंटेड, बट अर्जुन के पास एटीट्यूड था। तो इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड ना, यू कैन डिफीट द टैलेंटेड पीपल, बिकॉज टैलेंट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपको मिलता है बिकॉज ऑफ कर्मा, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। तो टैलेंट इज अ डिफरेंट थिंग, टैलेंट आपके हाथ में नहीं है, बट एटीट्यूड आपके हाथ में। इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, यू कैन विन द गेम, ठीक है। तो ये चीजें समझना है। तो स्किल वर्सेस विल में क्या डिफरेंस आता है, तो बेसिकली स्कूल यूनिवर्सिटीज में आपको स्किल सिखाई जाती है, जैसे कि मिलिट्री आर्ट्स है, टेक्निक्स है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, प्रोफेशंस है, ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई टू डू, ये चीज आपको बताते हैं। लेकिन जो विल है, जो साइंस ऑफ भगवत गीता है, वो आपको सिखाती है मेंटल एंड इमोशनल आर्ट्स की, कैसे बिहेव करते हैं, क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए आपका। एटीट्यूड बिल्डिंग आपको सिखाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बताती है कि आपका धर्म क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है। फिर पर्सुएशन क्या है आपका, ठीक है, आपको क्या परसुएड करना चाहिए, आपको परसुएड करके दिखाती है, ठीक है। फिर है वांट टू डू, आपको ये वांट टू डू देती है कि आप वांट टू डू कैसे करेंगे, ठीक है, आपको एक चीज समझना है। फिर है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी भगवत गीता फॉलो किया है, जैसे कि नील बोहर है, वो खुद बोलते हैं, आई गो इनटू उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आइंस्टाइन है, वो हमेशा बोलते हैं, व्हेन आई रीड भगवत गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी सुपरफ्लुअस। सो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मल्टीप्लिसिटी इज द, जो ये है एरविन स्ट्रोडिंगर, द मल्टीप्लिसिटी इज ओनली अपेरेंट, this is the doctrine of Upanishads and not of the Upanishads only. The mystical experience of the union with God regularly leads to this view, unless strong prejudices stand in the West. तो इस तरीके से आप देखेंगे स्क्रॉडिंगर ने अपने रिसर्च पेपर में भी कैसे उपनिषद और भगवद गीता का नाम लिया है। फिर आप देख सकते हैं हाइजेनबर्ग, जर्मन फिजिसिस्ट थे, वो भी भगवद गीता और बहुत ही इंडियन स्क्रिप्चर से कैसे वो प्रभावित थे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज दो बुक्स जरूर ले लें और जरूर पढ़ें। द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दैट इज रिटन बाय स्टीफन आर कोवी, एंड आई विल टेल यू, यहाँ पर 7 हैबिट्स है, मैंने आपको 14 हैबिट्स बताया है, ठीक है। तो 7 हैबिट्स, ये बताकर 7 हैबिट्स इन्होंने अपने बुक में लिखा और आज ये $1 मिलियन कमा रहे हैं। मैंने 14 हैबिट्स लिखा है, ठीक है। आपको समझना है कि ये बुक्स बहुत अच्छी है और ये भगवद गीता से इंस्पायर्ड है। फिर है दूसरी जो बुक है वो गैरी केलर की है, द वन थिंग।
तो आपको समझना है बेस्ट सेलर बुक्स जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम भगवत गीता। तो ये दोनों बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों को। वन थिंग जरूर खरीदे, गैरी केलर की। ये बेसिकली उस श्लोक पे बेस्ट है, एकह कुरु नंदना। ठीक है, ठीक है, मैं इसके आगे बात करता हूँ आपसे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर।